नमस्कार। तो कहानी कुछ ऐसी है कि छत्तीसगढ़ के एक राजनीतिक नेता 26 दिनों तक पुलिस से भागते रहे और फिर आखिर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें इतने लंबे समय तक छिपना पड़ा। चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड 26 दिनों तक पुलिस से भाग क्यों रहा था। इस सवाल का जवाब एक एक करके सामने आने वाली घटनाओं की एक पूरी चेन में छुपा हुआ है। तो इस कहानी को समझने के लिए हम शुरू करते हैं उस घटना से जिसने इसे सुर्खियों में ला दिया, मतलब 26 दिनों की लंबी भागदौड़ के बाद हुई गिरफ्तारी से। तो हुआ ये कि अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी के हेड अमित बघेल को रायपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये गिरफ्तारी एक ऐसी खोज के बाद हुई जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई थी। और ये खोज कोई एक दो दिन नहीं चली, पूरे 26 दिन। सोचिए, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इतने दिनों तक फरार रहना इस मामले की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। अब सवाल ये कि आखिर गिरफ्तारी की नौबत आई ही क्यों, मतलब इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी। इसे समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। ये जो पूरा मामला है ना, ये एक बयान से शुरू हुआ था। आरोप है कि अमित बघेल ने सिंधी और अग्रवाल समाज की कुछ पूजनीय हस्तियों के खिलाफ, कह सकते हैं कि एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गए। और जिन पूजनीय हस्तियों का जिक्र हुआ वो थे महाराजा अग्रसेन और भगवान झूलेलाल। इन्हीं के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी ने समझिए कि इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। चलिए अब जरा पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन पर सेट करके देखते हैं। सब कुछ शुरू हुआ अक्टूबर के आखिर में, जब रायपुर में छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति को तोड़ा गया। इसी के विरोध में एक प्रदर्शन हुआ और वहीं अमित बघेल ने वो बयान दिया। इसके ठीक बाद नवंबर में उनके खिलाफ कई एफआईआर्स हुईं और वो फरार हो गए। और फिर आखिर में दिसंबर में, जब सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, तब उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इसे आप एक चिंगारी और आग की तरह समझ सकते हैं। चिंगारी थी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अपमान। इस पर जो रिएक्शन आया, यानी बघेल का बयान, उसने आग का काम किया। और नतीजा ये हुआ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई और कई एफआईआर दर्ज हो गईं। तो बयान के बाद बात सिर्फ विरोध तक ही नहीं रुकी। अब देखते हैं कि इसके लीगल नतीजे क्या हुए और ये पूरा मामला कानून के हिसाब से कैसे आगे बढ़ा। इस बयान के खिलाफ अलग अलग जगहों पर कई एफआईआर दर्ज की गईं और इसी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अमित बघेल लगभग 1 महीने, मतलब कि पूरे 26 दिनों तक फरार रहे। फरार रहते हुए उन्होंने कानूनी मदद लेने की भी कोशिश की। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल, यानी अग्रिम जमानत की अर्जी दी। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी, तो उनकी गिरफ्तारी लगभग तय हो गई। अच्छा, अब यह समझना जरूरी है कि उन पर आरोप किस कानून के तहत लगा है। तो पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता, यानी बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धारा सीधे सीधे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर गलत इरादे से ठेस पहुंचाने से जुड़ी है। इस पूरी कानूनी और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही दुखद घटना भी हुई। जब अमित बघेल फरार थे, ठीक उसी दौरान उनकी मां का निधन हो गया। ये इस मामले का एक बहुत ही मानवीय पहलू है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इस व्यक्तिगत दुख को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुलिस कस्टडी में ही अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दे दी। ये कानूनी प्रक्रिया का एक अलग पहलू भी दिखाता है। तो ये थी पूरी कहानी, गिरफ्तारी से लेकर विवाद की जड़ तक। आइए अब इस पूरे मामले को एक बार फटाफट समेट लेते हैं, ताकि सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाएं। इस पूरे घटनाक्रम को हम 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक मूर्ति तोड़ी गई। दूसरा, इसकी प्रतिक्रिया में एक विवादित बयान आया। तीसरा, इस बयान से नाराज समाजों ने एफआईआर दर्ज कराई। चौथा, नेता 26 दिनों तक फरार रहा और आखिर में गिरफ्तार हुआ। और पांचवां, उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सवाल ये है कि आखिर किसी भी लोकतंत्र में बोलने की आजादी और किसी भी समुदाय के धार्मिक सम्मान के बीच की वो बारीक सी लाइन, वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।